माइटोसिस का हम लोगों ने इंटरफेस देख लिया है, ठीक है। इंटरफेस में हम लोगों ने क्या क्या देखा, G1 फेज देखा, उसके बाद S फेज देखा, देन उसके बाद G2 फेज देखा। तो इसमें जो S फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये हो गया, यस है ना। चलिए, देन उसके बाद क्या आएगा बेटा, G2 फेज के बाद M फेज आएगा, ठीक है। M फेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एम फेस में हमको कौन कौन सा फेस मिलेगा, सर प्रोफेस, और मेटाफेस, मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस। आप लोग बेटा ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जी और जिसका सर। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो लोग लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें, है ना। क्लास स्टार्ट हो गई, जिनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो लोग लॉग आउट करके फिर से लॉग इन। तो इसमें हम देखेंगे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, कैरियोकाइनेसिस followed by साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ठीक है इतना। चलिए, यस सर। अब देखो बेटा, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि जो इंटरफेस होता है उसमें मेनली सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, सेल ऑर्गन्स जो भी है, और हमारा मेन जो डीएनए का डुप्लीकेशन है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। इंटरफेस में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए रहता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंटरफेस जो स्टेज है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा बेटा, ओनली डीएनए रहेगा, बट क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। क्यों नहीं विजिबल होगा, क्योंकि वो डीकंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो डीकंडेंस फॉर्म में रहेगा। प्रोफेस में क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होगा, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होगा। अब हम इसको डायग्राम मेनली पूरा का पूरा सेल साइकिल डायग्राम बेस्ड है ना, तो डायग्राम से ही सबसे बेस्ट समझ आएगा, डायग्राम से ही सबसे बेस्ट समझ आएगा। तो प्रोफेस में हम लोगों ने अभी देखा कि भाई कंडेंसेशन हम चालू कर रहे हैं डीएनए का, तो डीएनए का जो कंडेंसेशन होगा उससे क्या बनेगा भाई, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम, ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम। तो चलिए, तो अब प्रोफेस का जो डायग्राम है मैं थोड़ा सा अलग अलग इधर उधर बनाऊंगा डायग्राम को, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो ये हमारा एक प्रोफेस का के लिए हो गया। अच्छा, देन इंटरफेस में अगर आप देखोगे, इंटरफेस में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। अगर ये इंटरफेस डीएनए है, इंटरफेस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस में हमको डीएनए, सॉरी, हाँ, न्यूक्लियस में हमको ये डीएनए के थ्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है साफ साफ, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, बाकी सेल ऑर्गेनेल भी आपको थोड़े बहुत दिखना वहां पर दिखता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम प्रोफेस स्टेज में एंटर करते हैं, क्या होता है बेटा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर होना चालू हो, क्या बोला मैंने, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। समझ आ रहा बात की नहीं? ठीक है, यस है ना। तो अब इसमें डीएनए कंडेंसेशन जो है वो आफ्टर इंटरफेस, जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ उसके बाद G2 फेज से वो धीरे धीरे कंडेंसेशन चालू होता है, जो कि प्रोफेस में आके कंडेंसेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रोफेस का जनरली दो स्टेज होता है। पहला स्टेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, लेकिन प्रोफेस के एंड में, प्रोफेस खत्म होते होते
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाता है, और यहाँ पर कंडेंसेशन तो कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैंने बताया कंडेंसेशन तो कंटिन्यू रहेगा, है ना, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हमको कुछ अब ऐसा क्रोमोसोम्स के जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखना चालू होगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखना चालू होगा, बट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी कंडेंसेशन चल रहा है, कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है डीएनए का। तो डीएनए जो एकदम बिल्कुल बोल सकते हो कि अनवाइंड था, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, अब थोड़ा सा क्लियरिटी स्टार्ट होता है दिखने में, ठीक है। देन ये हो गया हमारा प्रोफेस। समझ आ रहा बात इतना? सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर ये जो डीएनए जो थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है वो प्रोफेज के एंड में होता है कि स्टार्टिंग से ही हो जाता है? प्रोफेस के एंड में, स्टार्टिंग्स में बहुत ही कम दिखता है, प्रोफेस में एंटर होते ही वो कंडेंसेशन चालू करेगा अच्छे से, प्रोफेस में एंटर करते ही वो कंडेंसेशन चालू करता है। तो अर्ली प्रोफेस में भी आपको थोड़ा बहुत डीएनए, सॉरी थोड़ा बहुत क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर दिखना चालू हो जाता है। ऐसा टाइप का नहीं दिखेगा आपको, प्रोफेस में आपको क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर दिखना चालू होता है, लेकिन क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम प्रोफेस में भी नहीं दिखता है। जैसा स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है तो कुछ दिखेगा, थिकनेस, ये तो बहुत पतला होता है ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो अगर माइक्रोस्कोप का एक ही पावर का इस्तेमाल करेंगे देखने के लिए, तो इंटरफेस में आपको इस टाइप का दिखेगा, लेकिन प्रोफेस में, अर्ली प्रोफेस में आते आते थोड़ा सा इस तरीके से मोटा दिखना चालू होगा, क्योंकि कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर लेट प्रोफेस में और ज्यादा कंडेंस होगा, तो साइज थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट दिखेगा और थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा, बट क्लियरली क्रोमोसोम विजिबल मेटाफेस में ही होता है। क्लियर क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ मेटाफेस में दिखेगा। समझ आ रहा बात? यस सर। Yes, है ना? sir. यस तो एंड ऑफ द प्रोफेस तक, जैसे ही प्रोफेस एंड होता है, तब तक इसमें जो भी सेल ऑर्गेनेल हैं लगभग सब डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, आखिरी आखिरी में एस फेस के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखेगा, लेकिन प्रोफेस के एंड होते तक के जितने सेल ऑर्गेनेल हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेस में। एंड ऑफ द प्रोफेस में ये सब डिसअपियर हो जाएंगे, और क्रोमोसोम कंडेंसेशन अच्छा खासा हो चुका होता है, ठीक है। थोड़ा सा और कंडेंसेशन बचा रहता है, जो मेटाफेस आते आते तक के, मेटाफेस के मिड में आपको क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात? देन उसके बाद हम आते हैं मेटाफेस, ठीक है। ये प्रोफेस का एंड है, ये लेट प्रोफेस की बात करते हैं। लेट प्रोफेस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा आपको, डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है? अब आते हैं मेटाफेस में। तो मेटाफेस का क्या बेटा डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? जितना भी सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो रहा था, वो मेटाफेस में आते आते कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा। मतलब गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सेल का साइज बड़ा रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरा साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मेटाफेस स्टेज है, ये जो मेटाफेस स्टेज है, इसमें आपको कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं दिखेगा। मेटाफेस स्टेज में कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है ये अब स्पेशली पूरा क्लियरली दिखना चालू हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स ऐसा क्लियरली दिखना चालू हो जाएंगे।
चलिए, तो ये अब ये क्रोमोसोम जो है बेटा, ये क्लियरली विजिबल हो रहा है आपको। देखो यहाँ पर कुछ अच्छे से नहीं समझ आ रहा था, यहाँ एकदम बढ़िया क्लियर कट समझ आता है कि भाई ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम अरेंज होना चालू हो गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रोमोसोम अरेंज नहीं होगा। अच्छा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पर हो जाता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ हो जाता है? एस डबल कहाँ पर हो फेस। जाता है? एस फेस में ही हो जाता है ना। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ में सेंट्रियोल भी डबल हो जाएगा, सेंट्रियोल भी डबल हो जाएगा। चलिए, अब मेटाफेज में क्या होगा कि सेंट्रियोल तो डबल हो गया, सेंट्रियोल हमारे पास डबल है। अब सेंट्रियोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे, ये क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम करेंगे कि भाई ये जितने भी क्रोमोसोम्स है इसको सही तरीके से अरेंज कर, बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, सेल के सेंटर पे इनको अरेंज करेंगे। तो जैसे ये है ना, इसको यहाँ से खींचेंगे। अगर कोई क्रोमोसोम यहाँ है तो उसको यहाँ से ऐसा खींच के इसको पीछे किया जाएगा। अगर कोई क्रोमोसोम इधर है तो इसको खींचे खींचे खींचा जाएगा बीच में। तो कुल मिला करके इसको सेंटर पे लाया जाएगा। तो ये जो मेटाफेस है, इसके भी एक दो स्टेज होते हैं। तो पहले स्टेज में क्या हुआ? क्लियरली विजिबल हुआ, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आपको क्रोमोसोम कब से दिखना स्टार्ट होगा, तो मेटाफेज। तो क्लियरली विजिबल होता है क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज से। मेटाफेज स्टेज से आपको क्लियरली दिखेगा क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकल शेप। ठीक है, और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आपको मेटाफेज से ही दिखना चालू होगा। क्लियर हो रहा है बात इतना? ठीक है, अब ये जो Yes. कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है, इसको पहले तो सेंटर पे अरेंज करना है, इसको सेंटर पे अरेंज करना है। तो इसका काम कौन करेगा? सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर की मदद से ये जो क्रोमोसोम्स है इनको सेंटर पे अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करूं? सर दिख रहा। तो देख रहे हो बेटा आप लोग, ये सारे क्रोमोसोम्स जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, सारे क्रोमोसोम जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको खींच तान के पहले तो सेंटर पे अरेंज करेंगे। ठीक है, मैं दो ही बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा ऐसा। तो इसको क्या कर रहे हैं? सेंटर पे अरेंज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सेल में देखा था कि सेंट्रोमियर में एक स्पिंडल फाइबर को अटैच करने की एक जगह होती है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं भाई भूमि? यस सर। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में, ये सेंट्रोमियर है बेटा। यस सर। सेंट्रोमियर में स्पिंडल फाइबर को अटैच करने के लिए एक जगह होता है, उस जगह का नाम क्या है? प्रोटीनस हुक का नाम क्या है? वहां पर जो स्पेस होता है सेंट्रोमियर में, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर में स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के लिए एक जगह होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो भाई ईशा? सर काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो जो काइनेटोकोर होगा सेंट्रोमियर में, तो सेंट्रोमियर में एक इधर काइनेटोकोर पाया जाएगा। ठीक है, एक इधर काइनेटोकोर पाया जाएगा, एक इधर काइनेटोकोर पाया जाएगा। तो काइनेटोकोर से ही क्या स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया बात? यस सर। यस है ना? तो मेटाफेस में क्या हो रहा है बेटा? मेटाफेस में क्या हो रहा है? ये हमारा प्रोफेस में से जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हुआ, उनको पूरा बराबर उनको सेंटर पे पहले लाया जाए। ठीक है, तो ये होता है एंड ऑफ द मेटाफेस।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे पहले क्लियरली क्रोमोसोम्स विजिबल कब होगा, ठीक है, कहाँ से अच्छे से दिखना चालू होगा, दैट इज मेटाफेज स्टेज। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा एनाफेज स्टेज में। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है ये कैनेटोकोर से अटैच है, और अब ये सेंट्रोमियर से यहाँ पर आपको कितने क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है बेटा, देखो ध्यान से समझना। अब इसको मैं एक बार और समझा रहा हूँ कि जैसे मान के चलो कि ये एक डीएनए है ना, मान के चलो ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, डीएनए डबल होगा। अरे भाई Yes, ये sir. एक डीएनए, ये एक डीएनए Yes, स्ट्रैंड sir. है, ये एक डीएनए ओल्ड डीएनए, ये ओल्ड डीएनए है। ब्लू वाला जो मैंने लकीर खींचा है, थ्रेड बनाया है, ये थ्रेड क्या है, ब्लू वाला ओल्ड डीएनए। अब इस ओल्ड डीएनए की कॉपी होगी, तो कॉपी होगी तो उस कॉपी को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड में ब्लैक से, तो ये डीएनए की कॉपी हो रही है, लेकिन ये दोनों डीएनए किसी एक जगह पे अटैच रहता है। समझ आया बात, Yes, ये sir. दोनों Yes. डीएनए किसी एक जगह से अटैच रहेगा, वो एक जगह को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया बात। अब ये जो डीएनए है बेटा, ये जो डीएनए, इट इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए, इट इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए, क्लियर है, थ्रेड ऑफ डीएनए। तो अब इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, बोलो कंडेंसेशन Yes. होगा, Yes, sir. है ना, कंडेंसेशन होगा। तो मैं यहाँ पर फिर से वही चीज बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अब यहाँ पर कंडेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम में दो थ्रेड होगा, एक न्यू एक ओल्ड, एक न्यू और एक ओल्ड, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज होगा, एक न्यू एक ओल्ड। तो भाई डीएनए ही तो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक न्यू एक ओल्ड। देखते जाना ध्यान से, मैं इसको चेंज कर, चीजें वही है, बस कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको Yes, sir. डीएनए के डबल और क्रोमोसोम के डबल होने में सिमिलैरिटी समझ आ सके। चलो इतना काफी है, इसको भी हटा देते हैं, चार काफी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो जो ब्लू वाला है इट इज न्यू क्रोमोसोम, ठीक है, और जो ब्लू वाला है वो ओल्ड क्रोमोसोम है, बोलो समझ आ रहा है? Yes, sir. है ना, ये क्या है बेटा, ब्लैक वाला न्यू डीएनए और ब्लू वाला इज ओल्ड डीएनए। एकदम क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. No, sir. No doubt. हाँ हाँ, और यहाँ पर भी वही होगा सेम, ये ऐसा, Yes, sir. यहाँ पर भी वही होगा, ये ऐसा। इसका ये मतलब है कि भैया जब भी डीएनए डबल होगा तो डीएनए एक साथ कहीं ना कहीं, जो ये एक डीएनए है ये दूसरा डीएनए है, तो ये नया डीएनए ये पुराना डीएनए है, तो ये ब्लू वाले से ही ब्लैक पैदा होगा, पैदा नहीं होगा, उसकी कॉपी बनेगी, ठीक है, फिर वो कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब जुड़े रहेंगे तो जब इस डीएनए की कॉइलिंग होगी ओल्ड की, तो न्यू की भी कॉइलिंग होगी, दोनों फिर डीएनए से क्रोमोसोम बनेंगे, ये क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम बन गया, फिर भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताओ ये एक क्रोमोसोम है या दो क्रोमोसोम कहलाएगा, ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा या दो क्रोमोसोम कहलाएगा? दो Sir, chromosome. एक क्रोमोसोम कहलाएगा बेटा, है ना, इसको ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि अभी भी ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, yes, sir. है ना, जैसे Okay. कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो कभी कभी वो दोनों एक दूसरे से शरीर से जुड़े हुए होते Yes, sir. है ना, शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सेपरेट नहीं हुए होते हैं, वो एक ही होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं, वो दोनों की कॉपी, एक्चुअल में ट्विंस बनने वाले होते हैं, लेकिन किसी कारणवश ट्विंस बॉडी से सेपरेट नहीं हो पाते, तो वो वैसे ही पैदा हो जाते हैं, वैसे ही डेवलप हो जाते हैं। कभी देखे हो आप लोग ऐसे बच्चे? Yes, sir. Yes, D. sir.
है ना। Yes. तो वो एक ही रहते हैं, वो दो नहीं हो पाते। दो का मतलब होता है दोनों को सेपरेट होना, ठीक है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, डबल तो हो गया था लेकिन ये डीएनए सेपरेट नहीं हुआ है। यहाँ डबल तो हो गया था लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ है। समझ आ गया बात। तो अगर इस कंडीशन में आपसे पूछे कि भैया क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, यहां तक मैं आपसे बोलूं क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, ये मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज में ये मेटाफेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेटाफेज है। एम फेज मेटाफेज स्टेज है। तो मेटाफेज तक जो है क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा इस सेल में, जल्दी बोलो। 46. 46 होगा कि 92 होगा? यस सर 46. सर 46 होगा, 46। ठीक है। इंटरफेस में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46। मैंने बताया था ना आप लोगों को, यस सर क्रोमोसोम नहीं दिखेगा फिर भी हम उस सेल को डिप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, और 2n का मतलब 46 होता है। कब से दिखेगा वो अलग बात है, बट होता तो है ना आखिर, है ना। कंडीशन Yes. की बात करते हैं हमेशा, कंडीशन। वो कब दिखेगा वो एक अलग चीज है, बट कंडीशन क्या है उसकी, 2n है हमेशा, वो किसी भी फेस में रहे वो 2n है सेल साइकिल में, ठीक है। तो इंटरफेस में 2n, देन प्रोफेस में भी 2n, दैट इज 46। समझ आया बात, यस सर Yes. है ना। देन एम फेस में भी अगर आप देखोगे तो 2n, 2n यहाँ पे देखोगे तो 2n 2n है। अच्छा, कितना कितना डीएनए यहाँ पर इंटरफेस के जीवन में, डीएनए कितना होगा, 2c या 4c? 2C। 2c 2c। और यहाँ पर 4C। 4c यहाँ 4c हो जाएगा, और यहाँ पर 4c, 4C। 4C. और यहाँ प्रोफेस में 4C. भाई डीएनए तो डबल हो गया ना, डीएनए तो अब डबल ही रहेगा, Yes. डीएनए तो डबल ही रहेगा। 4c, यहाँ भी 4c, यहाँ भी 4c, और यहाँ पर भी 4c। लेकिन अभी भी क्रोमोसोम, जब तक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे, जैसे दो बच्चे एक साथ पैदा हो गए चिपके हुए, जब तक उनको शरीर से अलग नहीं करेंगे वो दो नहीं कहलाएंगे। ठीक वैसे ही क्रोमोसोम जब तक एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ओल्ड एंड न्यू, तब तक वो दो सेपरेट क्रोमोसोम नहीं कहलाएंगे, वो एक सिंगल क्रोमोसोम कहलाएगा। ये बात को लिख लेना हमेशा, ठीक है। तो पूरे सेल साइकिल में, पूरे सेल साइकिल में माइटोसिस, मेटाफेज स्टेज तक, पूरे सेल साइकिल में मेटाफेज स्टेज तक आपको क्रोमोसोम का नंबर 2n मिलेगा, दैट इज 46। क्लियर है बात? यस सर। क्लियर? Yes. सर मेटाफेज के बाद चेंज हो जाता है क्या नंबर? अभी देखेंगे ना बेटा, अब एनाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, बोलो आएगा नहीं? मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा। यस सर। Yes. अब एनाफेज स्टेज में क्या होगा वो देखना है ना। ये एनाफेज दिखा रहा हूं, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो सेंट्रोमियर्स हैं, ये जो सेंट्रोमियर है स्पिंडल फाइबर से अटैच हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा, है ना, ये ओल्ड क्रोमोसोम है, ये न्यू क्रोमोसोम है, याद है ना। हाँ? Yes. यस सर। अब मान के चलो मेरे जो फिंगर्स है, मेरे जो फिंगर्स हैं, दे आर स्पिंडल फाइबर, दे आर स्पिंडल फाइबर। एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर इन दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे, इन दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे, तोड़ देंगे। मतलब इन दोनों क्रोमोसोम के बीच का जो ज्वाइनिंग होता है, किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा, सेंट्रोमियर को ब्रेक किया जाएगा, खींचेंगे इसको ऐसा। दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो ज्वाइनिंग है सेंट्रोमियर के द्वारा, तो ये स्पिंडल फाइबर जो इनसे अटैच है, ये क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा बेटा, टूट जाएगा तो क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो किधर की तरफ खींचेंगे, सेंट्रोमियर्स की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर की तरफ क्रोमोसोम्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सर ऐसे ब्रेक होने में कितना टाइम लगता है?
अब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है बेटा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एम फेस आपको मालूम है कुछ ही घंटे का होता है, पूरा टाइम तो इंटरफेस में निकल जाता है। ठीक है, Yes. तो ये सब क्या है, कुछ ही समय है, कुछ मिनटों का ही रहता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है। ठीक है, घंटों नहीं लगते हैं, मिनट ही लगते हैं, है ना। तो ये देखो आप लोग, मेटाफेस के बाद कौन सा फेस आया, एनाफेस। एनाफेस में क्या हो रहा है कि जो दो क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, ये न्यू वाला ब्लैक, ब्लू वाला ओल्ड, क्या हो रहा है बेटा, इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, देख रहे हो आप लोग, सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्रोमोसोम्स को अपने तरफ खींच के सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो एक साथ जुड़े हुए थे वो दोनों अलग हो गए। दिख रहा है क्लियरली? Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो अब डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट है, ये एक सेपरेट है, तो यहाँ पर अब 2n के बदले 4n हो जाएगा, और डीएनए का कंटेंट तो अभी भी डबल ही है, दैट इज 4c। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनाफेस में आने के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है बेटा? Yes. Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोलते हैं? अब देखो बेटा, ये एक बच्चा है, इसकी कॉपी हो गई ये दूसरा बच्चा। Yes, sir. ये एक लड़की है, इसकी इसकी कॉपी हो गई ये दूसरी लड़की, दोनों अटैच, तो दोनों क्या हो Yes, जाएंगे, sir. बहन। Yes, sir. ठीक है, ये दोनों अलग हो गए, लेकिन अभी भी बहन ही। Okay, sir. इससे कॉपी हुई, अटैच है तो भी बहन ही है, अलग हो गया तो भी बहन है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो डीएनए, ये जो डीएनए, दोनों डीएनए है ना, बोथ आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ आया? इसी को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते सर, हैं। हाँ, तो फिर ब्रदर क्रोमैटिन नहीं बोल सकते हैं? साइंटिस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा ब्रदर क्रोमेटिड बोलते हुए। ओके सर। नामकरण होता है ना बेटा हर चीज का। यस अब सर। जैसे अब अब जैसे हो सकता है बेटा कि अब किसी का नाम हो, जैसे भाई आयुष पाठक, तो नाम जुड़ रहा है आयुष पाठक। ठीक है, अब आयुष पाठक के बदले अगर हम कुछ और नाम ले लें, तिरुवनंतपुरम, और साउथ इंडियन जैसा रहता है नाम थोड़ा सा, है ना, उस टाइप का नाम लेके पाठक जोड़ दें तो नहीं जुड़ेगा। तो नामकरण में भी क्या है, पूरा चीज जोड़ जाड़ के देखते हैं भाई ये जुड़ रहा है कि नहीं, अजीब तो नहीं लगता, है ना। तो वैसे ही साइंटिस्ट लोग जो है वो क्या करते हैं बेटा, नामकरण करते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर हो रहा है ये इतना? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो एनाफेस में क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल। क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। डबल। ठीक है, देन इसके बाद कौन सा Yes, फेस sir. आएगा, इसके बाद कौन सा फेस आएगा, टीलोफेस। टीलोफेस। इसके बाद आएगा टीलोफेस। तो जो टीलोफेस है, जो टीलोफेस है, इस स्टेज तक में क्या हो जाएगा, जो भी क्रोमोसोम्स है वो अपने अपने पोल्स में आ गए। सेंट्रोमियर जो रहता है वो पोल्स में होता है, एकदम अपोजिट पोल्स में। ठीक है, तो ये जो भी क्रोमोसोम है अपने अपने पोल्स में आ गए, अपने अपने पोल्स में आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना चालू होगा टीलोफेस में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना चालू होगा। देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब अब दो न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना चालू हो गया। तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, तो उसके साथ में क्या क्या डिसअपियर हुआ था, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारा चीज डिसअपियर हुआ था। तो वैसे ही टीलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, देन न्यूक्लियोलस रीअपियर होना चालू होगा, देन गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी सेल ऑर्गेनेल है, जो भी सेल ऑर्गेनेल है सब रीअपियर होंगे इसी साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होगा। साथ ही साथ अब इस क्रोमोसोम्स का, इस कंडेंस्ड क्रोमोसोम का कोई काम नहीं। कंडेंसेशन इसीलिए किया जाता है ताकि उनको सेपरेट किया जा सके।
उनको आसानी से सेपरेट किया सके। इस कंडीशन में उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको कंडेंस करके सेपरेट किया जाता है। ठीक है, एक बार सेपरेट हो गया उसके बाद अब इस क्रोमोसोम का क्या किया जाएगा, अब इस क्रोमोसोम का क्या किया जाएगा, डिकंडेंसेशन। समझ आ रहा है? इस क्रोमोसोम का वापस डिकंडेंसेशन स्टार्ट किया जाएगा। हम लोगों ने कंडेंसेशन किया था, यहाँ पर कंडेंस किया था ना बेटा, इसको कंडेंसेशन स्टार्ट किया। कॉइलिंग ऑफ डीएनए इज कंडेंसेशन। अब Yes. हो गया ना, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स में पहुंच गया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सेल को दो पार्ट में बना देंगे। तो अब जब क्रोमोसोम का जो मेन मकसद था इसको सेपरेट करना, डबल क्रोमोसोम को सेपरेट करना, सेपरेट हो गया आसानी से। अब इस ये जो कंडेंस्ड डीएनए है इसको वापस डीकंडेंस, वापस अनकॉइलिंग किया जाएगा। कॉइलिंग था ना, उसको अब खोला जाएगा, अनफोल्ड किया जाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम है वापस डीएनए का थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। सर समझ आया बात? हाँ, सर बोलो। ये हम्म। डीकंडेंसेशन करना क्यों जरूरी है? बेटा क्योंकि डीएनए जो रहता है ना, अगर कंडेंस रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको बहुत सारे काम करने हैं। एक्सप्रेस करने के लिए उसको डीकंडेंस, खुलना जरूरी है। मैं हाथ पैर बांध दूं किसी का तो वो कुछ कर पाएगा क्या? कुछ काम नो नहीं कर पाएगा। उसको खोलना जरूरी है, फ्री छोड़ना जरूरी है, तभी वो हर चीज कर पाएगा। तो वैसे ही डीएनए का थ्रेड लंबा रहेगा तो वो क्या करेगा भैया, वो बाकी काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मतलब जो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। ठीक है, और अगर वो कंडेंस फॉर्म में रहेगा तो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए उसको डिकंडेंस होना बहुत जरूरी है। और डिकंडेंस्ड डीएनए जो होता है, मतलब थ्रेड के फॉर्म में जो डीएनए होता है वही अपने आप का एक्सप्रेस, क्योंकि हर एक सेल को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, हर एक सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो किसी भी सेल का स्पेसिफिक फंक्शन उसके डीएनए के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता सर है। हाँ बोलो। सर ऐसा भी होता है क्या कि किसी में सेल साइकिल रुक जाता है, ऐसी कोई एक डिसीज जन को होती है? एक जन को बोलने दो बेटा। हाँ ऐसा होता है, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं बेटा, जेनेटिक डिसीजेस होते हैं। इवन आर्टिफिशियली भी हम लोग सेल साइकिल को रोकते हैं। खास तौर पे जैसे आपका कैंसर हो गया, जो जितने कैंसर के मेडिसिन होते हैं वो सेल साइकिल को ब्रेक करते हैं, सेल साइकिल को रोकते हैं, है ना। तो सेल साइकिल रुकेगा तो क्या होगा भाई, कैंसर जो होता है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही होता है। मतलब कैंसरस सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ही सेल होते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। हमारी बॉडी के ही सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन चालू कर देता है। तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होगा तो एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करते करते सेल का ग्रोथ अनलिमिटेड होने लग जाता है। ठीक है, एकदम अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ, सेल का डिवीजन ही कैंसर कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ट्यूमर सेल को रोकने के लिए, मतलब उसके सेल डिवीजन को रोकने के लिए हम आर्टिफिशियली जो कैंसर की मेडिसिन देते हैं ना, उसका काम वही होता है। इसलिए तो बाल बाल झड़ते हैं, क्योंकि हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ, स्किन का ग्रोथ, ऑल आर ऑल आर बाय द प्रोसेस सेल ऑफ डिवीजन। सेल डिवीजन। क्योंकि बेटा स्किन जो अच्छा दिखता है, ग्लो करता है, दिस बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आते हैं ना, नया सेल रिजनरेट होता है। यस नेल्स का ग्रोथ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। हेयर ग्रोथ हो रहा है, मतलब सेल डिवाइड हो रहा है तो हेयर ग्रो हो रहा है। तो ये सारा चीज है। कई डिसीजेस में यस ऐसा सर। होता है, कई डिसीजेस में सेल डिवीजन स्लो हो जाता है, तो पूरे चेहरा झुर्रियां आ जाएंगी, चेहरा जो रहता है डल पड़ जाएगा, क्योंकि चेहरे का ग्लो जो रहता है सेल डिवीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर जब तो गोल्जी एज बॉडी जाता है तो उसका सेल डिसअपियर हो डिवीजन जाता स्लो हो जाता है क्या? कोई एक जन बोलो बेटा। सर जब गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाते तो कहा जाता है? वो डिसअपियर हो गया बेटा, डिसॉल्व हो जाता है सेल में, डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो गया, घुल गया, मिल गया साइटोप्लाज्म में, फिर रिजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये सब डीएनए के थ्रू ही होता है, डीएनए ही ऐसा करवाता है। सेल साइकिल भी डीएनए के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। सेल में कुछ भी काम होगा सबके लिए डीएनए से ही सिग्नल मिलता है। ये सारा प्रोसेस जो रहता है जेनेटिक होता है। ठीक है, सर इसीलिए। हाँ बोलो। फिर जब गोल्जी बॉडी रीअपियर होता है तो वो डबल रीअपियर होता है? हाँ डबल रीअपियर होगा बेटा, डबल तो हो चुका है इधर, डबल तो हो गया है, फिर डिसॉल्व हो गया, फिर रीअपियर होगा तो वो डबल ही रीअपियर होगा, ऐसा है। यस। ठीक है, तो टीलोफेस में हम लोगों ने क्या देखा
कि सारा चीज रीअपेयर होना चालू हो गया, ठीक है। और क्रोमोसोम का क्या होगा बेटा, डिकंडेंसेशन स्टार्ट होगा और फिर से वो इंटरफेस जैसे स्टेज में आना चालू हो जाएगा। तो टीलोफेज, हाँ बोलो। सर तो हमारी बॉडी में हमेशा सेल डिवीजन चलता रहता है, ये साइकिल हमेशा होती रहती है। हाँ हाँ बेटा, हमेशा होते रहते हैं, हर जगह नहीं बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। हर जगह सेल डिवीजन नहीं होता जिंदगी में, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो ये बोलो बेटा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कब होता है? बेटा आगे तो बढ़ने दो मेरे को, कोई सर एक चीज कंप्लीट करने के बाद आप लोग बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, मैं आधे में कोई भी चीज मेरे को आप पूछोगे तो फिर मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। अभी जैसे मैं इसको कंप्लीट नहीं किया हूँ, आप लोग बेटा देखो, अपन को कैसा पढ़ना चाहिए कि अगर मैं एक फेस पढ़ा दिया उसके बाद फिर इससे रिलेटेड डाउट आपको पूछना चाहिए, ये फेस पढ़ा दिया उससे रिलेटेड डाउट आपको पूछना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि डाउट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। कई ऐसी चीजें होती हैं कि एक्चुअल में कई बार बच्चे जो हैं, मैं आप लोगों को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो आगे के डाउट को पहले पूछते हैं। अरे भाई आप आगे पढ़ो उसके बाद उसमें डाउट आए। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके जो मन में पहले डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे में उत्सुकता इतना ज्यादा, इतना एक्साइटमेंट रहता है, अच्छा ऐसा कैसे होता है वैसा कैसे होता है। तो पहले अगर हमको कोई चीज को समझना है तो पहले प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने दो, देन उसके बाद आप प्रोसेस के एक एक चीज को देखते रहो कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लास्ट में जब जाने के बाद जेड तक पहुंचने के बाद आपको ये सोचना है कि भैया इसमें से ये चीजें कैसे हो गई या ये चीजें कहाँ गई, ठीक है। तो इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये मैं ऐसा आप लोगों को पूछने से रोक नहीं रहा हूँ, ये ऐसा इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग डिफोकस्ड ना रहो। अपन क्या करते हैं, जब हम हमारे दिमाग में कुछ भी जब स्टार्ट होता है तो हम तुरंत इंस्टेंटली पूछते हैं। पहले से हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि हो सकता है ये चीजें आगे आए, अगर आगे नहीं आता है तो ये आपका अधिकार है कि आप बिल्कुल पूछो, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको फोकस्ड होना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि अब आगे क्या आ सकता है, आगे क्या हो सकता है, क्या मेरा जो डाउट है हो सकता है आगे मिले नहीं, ठीक है। तो अभी देखो ओके इसमें सर। पहले ना इसको कंप्लीट कर लो। देखो बेटा टीलोफेस हो गया, टीलोफेस में डिकंडेंसेशन चालू हुआ, साथ में न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, है ना। न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है, बोलो। न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है। यस। साथ ही यस साथ सर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अब फरो बनना चालू हो गया है। सेल मेम्ब्रेन में भी फरो बनना चालू होगा। फरो का मतलब होता है कि अब सेल मेम्ब्रेन भी धीरे से बीच से डिवाइड होना चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कैरियो वर्ड से डिनोट करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब अब न्यूक्लियस पहले सेपरेट होगा, न्यूक्लियस पहले सेपरेट होगा। तो अब इसके बाद हम लोग जब आएंगे आफ्टर टीलोफेज, टीलोफेज के बाद जब आएंगे हम लोग तो हमको क्या दिखेगा बेटा, न्यूक्लियस अब सेपरेट हो रहा है, न्यूक्लियस अब सेपरेट हो रहा है, न्यूक्लियस अब सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस सेपरेट हो गया देखो, लेकिन सेल अभी भी जुड़ा है ना। न्यूक्लियस सेपरेट हो गया लेकिन सेल अभी भी जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियस सेपरेट हो गया लेकिन सेल अभी भी जुड़ा हुआ है। तो अब न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, अब साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब सेल का, काइनेसिस सेल का अब डिवीजन होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि सेल एक दूसरे से पूरा अलग हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये डिकंडेंस हो गया है, ठीक है। एनाफेज के बाद डिकंडेंस हो गया है ये ऐसा सर डिकंडेंस। खुल जाता है ना क्रोमोसोम? क्या बेटा? सर एनाफेज के बाद ये खुल जाता है ना क्रोमोसोम, मतलब एना डीएनए? एनाफेज से ही घुलना चालू हो जाता है, एनाफेज से ही। एनाफेज के मिड में आपको क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं, एनाफेज के मिड में आपको क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं। ये एनाफेज का लास्ट स्टेज है, एनाफेज का लास्ट स्टेज, ये एनाफेज का शुरुआती स्टेज। तो एनाफेज के शुरुआत में आपको क्रोमोसोम जैसा कुछ दिखेगा जैसे यहाँ पर दिखता था। एनाफेज के मिड से लेकर के आखिरी तक आपको क्रोमोसोम दिखेगा नहीं, देखो डिकंडेंस हो गया है,
ऑलमोस्ट डिकंडेंस हो जाता है, और एनाफेज के एंड तक वो पूरा डिकंडेंस हो जाता है कंप्लीटली। उसके बाद ही न्यूक्लियस का जो वॉल है, न्यूक्लियर वॉल है, वो कंप्लीटली रीअपियर हो गया। देखो यहाँ पर अपीयर होना चालू हो रहा है और ये अपीयर हो गया न्यूक्लियस का वॉल। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिकंडेंस हो गया है पूरा। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये डीएनए, यहाँ पर क्या है, ये डीएनए। समझ आ रहा है? अब इसमें कुछ डाउट है, पूछ लो जल्दी से। इसको अच्छे से देखो, कुछ डाउट है तो पूछो। सर ये डीकंडेंसेशन किस फेज में होता है, इसको एक और बार बता दीजिए। डिकंडेंसेशन बेटा एनाफेज में होता है, ठीक है, टीलोफेज में होता है ना। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स पूरे सेपरेट हो गए। टीलोफेज में डिकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, लिख लेना। यस सर। यस सर। है ना, टीलोफेज में देखो ना बेटा, ये एनाफेज है। हाँ बोलो। सर एनाफेज में ना हाँ बेटा, डिकंडेंस। नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? सर एनाफेज के मिड में क्रोमोसोम खुलने लगेगा ना। नहीं बेटा, टीलोफेज से। टीलोफेज यस। में ओके सर। देखो ना बेटा, एनाफेज में तो वो सेपरेट हो गया है, एनाफेज में तो वो सेपरेट हो गया। क्रोमोसोम क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेगा तभी वो सेपरेट होगा। तो मेटाफेज का मेन काम क्या है, देखना। मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अपीयर हुआ पहला, मेटाफेज में क्रोमोसोम अपीयर हुआ, कंप्लीटली अच्छे से शेप दिखा। मेटाफेज के एंड में क्रोमोसोम्स बिल्कुल प्लेट में अरेंज हो गए, मिड प्लेट में अरेंज हो गए, यहाँ पर दिख रहा है, सेंटर ऑफ द सेल में अरेंज हो गए, ये मेटाफेज स्टेज है। फिर अब क्या होगा, एनाफेज में खींचना चालू होगा। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स को खींच रहे हैं। तो एनाफेज के एंड तक, एनाफेज के एंड तक क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स में चले गए। तो ये क्या है, एनाफेज के बाद का स्टेज है, अपने अपने एंड पे चला गया। अब टीलोफेज जब स्टार्ट होगा तो अपने अपने एंड पे चले गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेले रीअपियर होना चालू हो गया। कहाँ पर, टीलोफेज में। और टीलोफेज के मिड से लेकर के आखिरी तक, मतलब टीलोफेज के मिड से लेकर के आखिरी तक ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये डिकंडेंस होना चालू हो जाएगा। और टीलोफेज के आखिरी तक, मतलब एंड ऑफ द टीलोफेज में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखने वाला। ठीक है, सर क्लियर हो रहा है? हाँ बोलो। सर जैसे जो लोग एजेड हो जाते हैं फिर उनके फेस में रिंकल्स आते हैं, तो क्या उनके बॉडी में सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है? कम हो जाता है बेटा, ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होता है बुढ़ापे में। जैसे जैसे एजिंग होती है ना, एजिंग होती है ना, एजिंग का मतलब होता है बॉडी का एज होना, मतलब बूढ़ा होना, है ना। तो जब Yes. एजिंग होती है तो बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं उनका सेल डिवीजन की कैपेसिटी कम होते जाती है। जैसे आपके में जितना, मान के चलो एक जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी, उसके मुकाबले आप लोगों के फेस में सेल डिवीजन काफी कम है। ठीक है, वो लोग आप क्यूट है। लोगों के, हाँ आप लोगों के मुकाबले मेरे फेस में सेल डिवीजन काफी, मेरे फेस के मुकाबले जो 50 साल का पर्सन होगा उसके में कम है, 50 के मुकाबले 70 वाले में कम है, 70 के मुकाबले 90 वाले में और। समझ आ रहा बात? तो जब तक न्यू तो सेल्स मतलब नहीं आए। हाँ बोलो। सर, तो मतलब ये जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस होता होगा तभी तो सेल डिवीजन का रेट कम ऑब्वियसली हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल जैसे जैसे बूढ़ा होते जाएगा, जैसे जैसे उसके ऊपर एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर आएगा, और हमारा जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, न्यूट्रिशन है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, खाना पीना रहन सहन, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और हमारा जो जीन्स है कि हमारे जो वंशज थे, हमारे पिताजी दादा परदादा, वो कितना जिए थे, उनके जीन्स कैसे हैं, स्ट्रांग है वीक है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो डीएनए का एक लाइफ होता है, डीएनए धीरे धीरे अपना जो फंक्शन है उसको कम करते जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में ये सारा चीज प्री डिसाइडेड होता है, डीएनए में फीड होता है, जीन में ये सारी चीजें पहले से लोड होती हैं कि भैया ये पैदा होने के बाद इसको ऐसा ऐसा ग्रोथ होना है, इसकी हाइट इतनी बढ़नी है, इसका वेट इतना बढ़ेगा, इतना कम होगा, खाएगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं खाएगा तो कम होगा कि नहीं होगा।
समझ आ रहा बात? इसकी लाइफ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, सारा चीज पहले से डिसाइडेड। हमारा जीन जो होता है पैदा होने से पहले से लेकर के मरते तक, जीन जो है पूरी बॉडी को पहले से ही, मतलब मान के चलो कि हर चीज हमारी बॉडी में जो भी होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, मैक्सिमम चीजें। अब खुद ही सोचो ना बेटा, आपकी हाइट एक समय के बाद रुक जाएगी, उसके बाद Yes. नहीं बढ़ेगी, कैसे होता है? ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों और नहीं बढ़ रहा है? नॉर्मल कंडीशन की बात कर, ठीक है। कई जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी हाइट 6 फीट की होती है, जो चाइनीज जापानीज लोग होते हैं उनकी हाइट 5-5 फीट, 5.5 फीट से ज्यादा की नहीं होती, ठीक है। ये Yes. कैसे हो रहा है? चाइनीज का बच्चा चाइनीज होगा और उसकी हाइट कम ही होगी, ये कैसे? यूरोप में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं मैक्सिमम उनकी हाइट कई लोगों की ज्यादा है, तो जिनकी हाइट ज्यादा उनकी है, उनके बच्चों की हाइट ज्यादा ही है, चाइनीज लोगों की हाइट कम है। ये सब प्री डिसाइडेड होता है, हमारे जीन्स में होता है, ठीक है। तो ये सब जो रहता है डीएनए करवाता है, ये सारा चीज जो है सब डीएनए का खेल होता है। ऑल और आर doubt. जेनेटिक, ऑल आर जेनेटिक। हाँ बोलो। सर, जैसे बॉडी में इतना कुछ डिवीजन चलते रहते हैं, तो वो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता कि इतना कुछ डिवाइड हो रहा है और फिर रीजनरेट होते जा रहा है? हर चीज का, अगर बेटा हमारी बॉडी के हर एक चीज के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओ। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं, नॉट 1000, नॉट 100, नॉट लैक्स, मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। नो, अभी भी आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। और हर एक के बारे में आपको पता होगा, तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचो, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। और हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कभी सिस्टम अंदर बिगड़ा हुआ रहता है, आपको पता नहीं चलता, वो ऑटोमेटिक सुधार होते रहता है उसमें, ठीक है। चीजें बिगड़ती हैं बॉडी के अंदर, चीजें सुधर भी जाती हैं अपने आप। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि चीजें बिगड़ती हैं तो वापस सुधार भी जाती है, तो सब अपने आप होता है। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आया, कुछ भी एक बदलाव आया, प्रॉब्लम आया, अगर आपको मालूम चल गया तो आप पैनिक हो जाओगे, तो पता नहीं चलता है, कुछ समय वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म। बॉडी के बारे में हर चीज आपको मालूम, बहुत कम चीजें एक्चुअल में। हमको जितने सेंसेस हैं वो हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर के लिए बने। बॉडी के लिए सेंसेस ज्यादा नहीं है, बॉडी के अंदर के लिए सेंसेस नहीं है, मतलब कॉन्शियस सेंसेस नहीं है, ठीक है। जैसे कॉन्शियस सेंसेस क्या है? हमारा स्किन है, ठीक है, आंख है, नाक है, मुंह है, हमारा कान है, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, नॉट इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए अलग सेंस होता है, उसका अलग मैकेनिज्म होता है जो हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो बाहर से ज्यादा अंदर चलता है, इसीलिए पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, अपने आप को पहले पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो, और अपने आप में पहले सुधार करो, अपने अंदर झांको, ठीक है। ये इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि अपनी बॉडी को पहले समझना इम्पोर्टेंट है, अपने आप को, अपनी आत्मा को समझना पहले इम्पोर्टेंट होता है, अपनी पर्सनैलिटी को पहले समझो, ना कि हर किसी को देखो परखो वो कैसा होगा। सबसे पहले ये देखना है कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। हम हैं क्या चीज, हमारे में कितना पोटेंशियल है। तो खुद को जानना दूसरों से जानने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और जो इंसान अपने आप को पहले पहचानता है वो ही सबसे आगे रहता है। तो ये आध्यात्मिक बातें चल। सर, एक और डाउट है, पूछूं? एक हाँ आखिरी। जल्दी जल्दी पूछो बेटा, आगे बढ़ने सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा। हाँ एक्सक्यूज बोलो। मी सर। हाँ बोलो। सर जब ये क्रोमोसोम्स अपने पोल्स पर चले जाते हैं तो सर ये कौन सा स्टेज पे होता है, टीलोफेज की स्टार्टिंग पर कि एनाफेज की एंडिंग पर? एनाफेज की एंडिंग में हो जाता है बेटा, ठीक है, एनाफेज की एंडिंग में, ओके सर। है ना, एनाफेज यस। की एंडिंग तक वो पोल्स में पहुंच जाते हैं। सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। सर, जैसे हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और कोई सामने से घूर रहा होता है, तो हमको कैसे पता चल जाता है कि वो हमको देख रहा है, और क्यों पता चलता है? क्योंकि बेटा आपकी आंखें उसकी तरफ देख रही, तभी तो मालूम चलेगा ना क्यों देख रहे। पर सर, आप आंखें देखोगे तो तो, बंद है ना। अच्छा आपकी आंखें बंद है और कोई घूर रहा है तो? यस सर, जैसे हम रेस्ट कर रहे हैं, हम मतलब हाँ, सो रहे हैं मान लो आप, और कोई सामने हाँ। से घूर रहा है, तो ब्रेन को कैसे पता चल रहा है कि वो हमको देख रहा है? अगर आपको ये मालूम है कि सामने कोई एक इंसान है,
अगर आपके ब्रेन को पता है सामने कोई एक इंसान है, ठीक है, तो आपका ब्रेन आपको हमेशा अलर्ट करते रहता है कि वो एक सामने कोई है, तो मे भी वो आपको देख भी रहा होगा। अगर 100 लोग हैं तो आप बिल्कुल भी सेंट्रलाइज्ड फोकस नहीं कर पाओगे या ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कोई आपको घूर रहा है। लेकिन अगर एक ही 2 पर्सन है तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि जरूर वो मेरे को देख रहा है। ऐसा इसीलिए होता है कि हजारों साल से हमारा ब्रेन जो रहता है ना, कोई भी खतरे को भांपने के लिए बना है। तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट्स डेवलप हैं जो किसी थ्रेट को पहचानते हैं, तो वो अभी भी है हमारे। मतलब हालांकि हमको अब वो डर नहीं है चीजों का। जैसे क्या होता था कि पहले जब आदि मानव थे तो हम लोगों को ये डर रहता था कि कोई शेर आ ना जाए, कोई चीता हमको खा ना जाए, कोई भेड़िया आ ना जाए, ठीक है, कोई मगरमच्छ हमको आ ना जाए, हमको हमारे पास आ ना जाए, हमको मार ना जाए। तो ये इंसान जो है हमेशा थ्रेट में रहते थे, हमेशा डर में रहते थे। तो डर में रहने के कारण ह्यूमन ब्रेन में डर के लिए एक ऑर्गन डेवलप, ठीक है, जो इन थ्रेट्स को सेंस करता है, इन थ्रेट को सेंस करता है कि हो सकता है ये हमारे नुकसान है। तो वो चीज अभी भी है, हालांकि अब वैसा हमारे साथ कंडीशन नहीं है, बट ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो चुका है। तो वो सेंस जो होता है ना, उसके कारण हमको वो फील होता है कि दे आर थ्रेट, वो हमको घूर रहा है, जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीजें, चलो आगे बढ़े। यस सर। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, है ना, आप हर चीज नहीं जान सकते, हर चीज के लिए बहुत समय लगेगा। तो अब साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब सेल डिवीजन हो गया, क्लियर है। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये एनिमल सेल का सेल डिवीजन है ना, तो जो एनिमल सेल का सेल डिवीजन होता है तो आप देख सकते हो सेल प्लेट बनना चालू हुआ, यहाँ पर सेल फरो बन रहा है, सेल मेम्ब्रेन ऐसा फरो बना रहा है, एक प्लेट है बीच में सेल प्लेट, यहाँ सेल डिवाइड होगा आगे चल के और ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है, इसमें तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट के सेल में सेल वॉल भी होता है जो कि थोड़ा सा टफ होता है, तो वहां से फरो बनना मुश्किल होता है। तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल है, तो प्लांट में जैसे ये न्यूक्लियस बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया, है ना, ये वाला प्रोसेस साइटोकाइनेसिस होगा। तो सेल के अंदर से क्या होगा बेटा, सेल के अंदर से एक फरो बनना चालू होगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और एट द एंड में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो जो मिडिल लेमिला होता है, मिडिल लेमिला जैसा स्ट्रक्चर बनना चालू होता है बीच, फिर धीरे धीरे वो अंदर से बाहर की ओर जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की ओर ऐसा फरो बना रहा है और सेल डिवाइड हो जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, जो आटे का जो लोई होता है ना भाई, बताओ भाई, आयुष, आयुष से पूछूंगा, आटे का जो लोई होता है उसको अलग करोगे तो आटे को बीच से ऐसे अलग करना चालू करोगे या ऐसा दबा के, से अलग करके कौन दबा सा के। वाला, ये वाला प्रोसेस से करोगे या ये वाला प्रोसेस से करोगे, आटे के लोई को अलग, दो लोई बनाना, सर सेकंड वाले। ऐसा, नो सर वाले, ये दूसरे वाला वाले। ना, फर्स्ट वाला। अरे सर बेटा ये पहला है और दूसरा है। अच्छा, तो ये सॉरी वाले सर। प्रोसेस से करोगे, है ना। तो जैसे यस सर। जो आटे का गुत्था होता है उसको अगर आप दो लोई बनाओगे तो आप ऊपर से ऐसा दबाना चालू करोगे और उसको सेपरेट करोगे, तो ऐसा एनिमल सेल में। लेकिन अगर मान के चलो कि इसको आटे के लोहे को बीच से अंदर में से, बीच से अगर कोई चीज है जो उसको अंदर से उसको ऐसा सेपरेट कर रही है, तो वो आपका प्लांट सेल में ऐसा होता है, ठीक है, यस यस सर। सर। क्लियर है। यस अब देखो सर। बेटा इसमें ना यस सिग्निफिकेंस सर। ऑफ माइटोसिस है। माइटोसिस जो है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसको मैं एक एक चीज को पढ़ने से अच्छा स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं क्या थोड़ा थक भी गया हूँ आज, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसमें से जो जो नहीं समझ आ रहा है मेरे से पूछ लो प्लीज आप।
Mitosis or the equational division is restricted to the diploid cell only. Clear है ये? ठीक है, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होगा। डिप्लॉयड सेल में Yes. होगा, इसका डिप्लॉयड सेल में होगा मतलब क्या है, सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, लाइक 46। तो 46 का आधा करते बनेगा कि नहीं, 43 बन जाएगा, 23 बन जाएगा। लेकिन अगर हैप्लॉइड सेल है जैसे कि 23 का आधा होगा क्या, 23 का आधा होगा नहीं होगा, No, sir. है ना, इसीलिए डिप्लॉयड सेल में। In some lower plants and in some social insect, haploid cell also divide by mitosis. Exceptionally, इनमें आपको पाया जाएगा। Clear है? Then third Yes, वाला sir. देखो, very essential to understand significance. Mitosis results in the production of diploid daughter cells. अब यहाँ पर आप मत पूछना कि diploid daughter cell क्यों है सर, diploid son cells क्यों नहीं है, ठीक है? क्यों भाई परमिंदर, आ रहा है दिमाग Yes, में? sir. जी सर। डॉटर सेल क्यों है, सन सेल क्यों नहीं है? सर वो साइंटिस्ट की मर्जी। हाँ उसकी मर्जी, एग्जैक्टली, समझ गया। चलो Yes, तो sir. ये हो गया विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यूजुअली, ये समझ आया, ये समझ आ रहा है Yes, sir. भाई? ये जो दोनों सेल है वो आइडेंटिकल होंगे, ये समझ आ रहा है कि नहीं, क्यों होंगे ये बताऊं कि नहीं? सर बता दो। देखो ना बेटा, ब्लू वाले से ही ब्लैक पैदा हुआ है, Yes, sir. तो ब्लू वाले की एग्जैक्ट कॉपी है ब्लैक, Yes, बोलो sir. हाँ। तो ब्लू वाले की एग्जैक्ट कॉपी है ब्लैक, Yes, sir. ब्लू वाले की एग्जैक्ट कॉपी है ब्लैक, मतलब जैसा ब्लू है वैसा ब्लैक है, मतलब ये दोनों एग्जैक्ट। Yes, sir. तो माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब उनका डीएनए सेम होता है, एक ही जैसा होता है। क्लियर है बेटा सबको? इसको आईएमपी कर लीजिएगा। माइटोसिस में जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल होता है, मतलब दोनों सेल्स जेनेटिकली सिमिलर होंगे, इसका मतलब है सिंपली दोनों सेल्स जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब दोनों में जो डीएनए है वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, डीएनए में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? Yes. चलो अब यहाँ पर द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। ये सब आपके बुक का है बेटा, मैं आपको सिर्फ रीडिंग करा के समझा रहा हूँ, ठीक है? अब ये क्या है बेटा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ माइटोसिस के कारण होता है। अगर माइटोसिस नहीं हुआ तो बॉडी का ग्रोथ और कैसे हो सकता है? हाँ बोलो। जब जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मतलब डीएनए सेम हो जाता है तो सर वो दो सेल एक जैसे ही काम करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम सही जवाब, दोनों सेल का एक ही जैसा काम रहेगा, ठीक है? राम और श्याम, सीता और गीता, जुड़वा, पिक्चर देखे हो जुड़वा, Yes, सलमान sir. खान वाला, एक हाइट, एक अगर हाथ ऊपर उठाता है दूसरा का भी हाथ ऊपर उठ जाता है, ठीक है? Yes, sir. तो बस समझ गए। तो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। भाई जैसे कि अब कोई छोटा बच्चा, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपका ग्रोथ हो रहा है, इसका दो मतलब हो सकता है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आप छोटे बच्चे से बड़े हो रहे हो, इसका दो मतलब है, मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल का नंबर बढ़े या तो सेल का साइज बढ़े। पॉसिबल है? यस सर। भाई कोई भी छोटा चीज बड़ा हो रहा है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है छोटा है वो बड़ा हो रहा है, तो उसमें वो दो चीजों से हो सकता है, या तो सेल का नंबर बढ़े या तो सेल का साइज बढ़े, ठीक है? तो सेल का अगर साइज बढ़ेगा तो सेल का साइज अगर बढ़ेगा मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज अगर सेम रहेगा, मोस्टली न्यूक्लियस नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियस का साइज सेम रहता है। तो अगर सेल का साइज बढ़ गया और न्यूक्लियस का साइज छोटा रहा तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ
हाँ, तो या तो सेल का साइज बढ़ेगा या सेल का नंबर बढ़ेगा। सेल का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का साइज सेम रहेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ गया। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के फंक्शनिंग के लिए। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर डिस्टर्ब हो गया तो सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन रखना पड़ता है। समझ आ रहा है बात, है ना? यस सर। और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, और सेल को डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जनरली सेल जो बॉडी का ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर में, वो जनरली सेल के डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, यस चलो सर। अब एक और फंक्शन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। सर सेल डिवाइड नहीं होके ग्रो हो गया तो सर कभी होता है, मतलब सेल ग्रोथ हो जाता है क्या कभी कभी? हाँ होता है ना बेटा, सेल का साइज भी बढ़ जाता है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जिनका बॉडी का ग्रोथ सेल का नंबर से नहीं बढ़ता है, सेल के ग्रोथ से बढ़ता है। जैसे निमेटोड। ठीक है, निमेटी एलिमेंट्स जो होते हैं, निमेटोड आप लोग पढ़े हो, एस्कैरिस। एस्कैरिस में सेल का साइज नहीं, सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है। ठीक है, उसको उसमें थोड़ा सा अलग फंक्शनिंग हो होता जाता है अच्छा। है, वो उसमें हो उसमें जाता क्या होता है? है। कुछ नहीं बेटा, अब उसका फंक्शन अलग है, एक्सेप्शनली उसमें वैसा होता है। नॉर्मली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं पाया जाता, बट उसके अंदर होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में। यस सर। इंसान इंसान ना हो के कुछ और होता है कई बार, एक्सेप्शन। चलो, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी कर लीजिए बेटा। जो भी मैं नोट्स भेजता हूँ कृपया करके आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। यस ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ, क्या क्या बोल रहे हो? सर कौन से पॉइंट को आईएमपी करना है? ये वाला बेटा, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर। ठीक है, अब सेल रिपेयर कैसे होगा? जैसे एपिडर्मिस, आपका जो स्किन है, स्किन छिल गया, कट गया, रिपेयर होता है। यस सर। तो हर एक रिपेयर सेल के डिवीजन के थ्रू ही होता है। सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में आप खाते पीते हो, गला छिल जाता है, तो ठीक होता है। यस सर। कई बार आप लोग गुपचुप खा लेते हो, भयंकर सारा एकदम पूरा तालू छिल जाता है। यस सर। छिलता है मतलब वो क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ, वहां पर इंजरी हुई है, छिल गया है ना, वहां के सेल वहां से कट के अलग हो गया है, टिश्यूज अलग हो गए हैं, तो फिर से रिपेयर होगा। ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ठीक है, जैसे आरबीसी, आरबीसी जो है बेटा, आरबीसी 120 दिन में मरता है। इसका मतलब यस क्या है? इसका मतलब क्या है, नया पैदा भी तो होगा तभी तो मरेगा 120 यस। दिन। ठीक है, क्लियर है इतना? सर हाँ बोलो। सर लेकिन जब भी मतलब स्किन कट जाती है तो खून आता है, तो सर वो तो कोagulation हो जाता है ना? कोगुलेशन तो सिर्फ ब्लड क्लॉट को बोलते हैं, वहां नया स्किन आता है कि नहीं? यस सर। कोगुलेशन का मतलब होता है खून जमना। कोगुलेशन का मतलब होता है खून जमना। खून जमने इसीलिए जमता है ताकि ब्लड के लॉस को रोक सके, बस। ब्लड कोगुलेशन का एक ही काम होता है, ब्लड लॉस को रोकना। अब खून जमने के बाद वहां स्किन आता है कि नहीं? यस यस सर। सर। कि अच्छा वैसे ही सर वहां फिर जमा वो हुआ पड़ा सेल रहेगा डिवीजन। जीवन। नो सर। हाँ, तो सर वो जो आएगा। सेल, जो नया स्किन आएगा वो कैसे आएगा? स्किन रिपेयर होता है, सेल सेल डिवीजन होगा, नया स्किन बनेगा, सेल डिवीजन के थ्रू बनेगा, और क्या। ठीक है, सर यस हाँ सर। बोलो। तो वो नया स्किन आया रहता है तो उसका कलर दूसरे स्किन के कलर से चेंज क्यों दिखता है? बेटा अब उसमें जो भी एनवायरमेंटल इफेक्ट थे पहले, नए वाले में नहीं है ना, नए वाला उस एनवायरमेंटल इफेक्ट को झेलेगा। ठीक है, और जब भी स्किन के लेयर्स होते हैं, स्किन अगर सुपरफिशियली इंजरी हुई है तो वो पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर डीप इंजरी हुई है तो वो पहले जैसा नहीं हो पाता है।
ठीक है। कंप्लीट हीलिंग होने के बावजूद भी उसके स्किन का कलर अलग होगा, क्योंकि नया स्किन जो बनेगा अगर बहुत नीचे तक के कटा हुआ या छीला हुआ तो वो पहले जैसा बहुत टाइम लगता है आने में, बहुत टाइम। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्किन है, अब कितने साल के हो आप? 16-17 साल चल रहा होगा, है ना? 50 हाँ 15 साल। तो आपका जो स्किन है वो 15 साल का रिजल्ट है। यस सर। अगर छिल गया, कट गया, तो क्या 15 दिन में वापस वैसा स्किन कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा स्किन सर। आएगा, स्किन आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैसा आने में काफी समय लगता है। डिपेंड Yes. करता है कि स्किन कैसा इंजरी हुई। ठीक है, तो आपका जो स्किन है, मतलब हमारी बॉडी का जो स्किन होता है वो बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, और काफी महंगी चीज भी है, क्योंकि स्किन ग्राफ्टिंग कराने जाओगे तो पता चलता है इसका रेट कितना है। इतना सा ग्राफ्टिंग कराओगे ना स्किन में कहीं पर भी, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी पहले जैसा सर पॉसिबल नहीं होता। मतलब सही में सर। ग्राफ्टिंग मतलब जैसे किसी का कट गया, जल गया, अब स्किन यहाँ पर पहला, अब जल गया तो यहाँ का स्किन जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। यस सर। Yes. यस अब सर। थोड़ा आजू बाजू से थोड़ा सा मिलाना है, तो बॉडी के किसी दूसरे जगह से स्किन को निकाल के यहाँ डाल देंगे। स्पेशली वो तभी करते हैं जब फेस और नेक वाले रीजन में, जैसे किसी का कट गया, चोट लग गया, जल गया, समझ आ रहा बात? तो बॉडी के दूसरे जो इंटरनल जो पार्ट है जो कपड़े से ढका हुआ रहता है, तो थाई रीजन हो गया, बटक रीजन हो गया, ठीक है, वहां से स्किन को निकाल के यहाँ चिपका दिया जाता है, उसको स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि हमारा स्किन, ये जो स्किन है, जो भी जला कटा है, छिला है, जो स्किन का कलर अलग हो गया, जिसको बेकार दिखता है ना, जो एक्सपोज्ड पार्ट है हमारा, है ना, तो वो थोड़ा बहुत मैच कर ले, इसलिए उसको स्किन दूसरे जगह से निकाल के वहां पर लगा दिया जाता है। ठीक है, वो काफी महंगा होता है, प्लास्टिक सर्जन जो करते हैं लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उसमें। हमारे स्किन निकाल के हमारी बॉडी में लगाने के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। चलो, तो बहुत केयरफुली रहना पड़ता है हमको बेटा, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत महंगा है। चलो, देन उसके बाद माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मालूम है क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यस मालूम है सर। कि नहीं? इंटरनोड। हाँ, जो टिप ऑफ द प्लांट्स में होते हैं, इंटरनोड्स होता है, जो कंटिन्यूअस ग्रो करता है, तो अपाइकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण ही प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता है। कुछ कुछ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा होता है, बट बाकी एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनका हाइट वेट एक लिमिटेड होता है। लेकिन प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो करते जाते हैं नया नया, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है वो किसी भी टाइप का टिश्यू में चेंज, मतलब वो नए नए टिश्यू बना सकता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है उसमें। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से भी जो प्लांट के पार्ट्स बनते जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, कंटिन्यूअस जो रीजनरेट होते जाते हैं नए नए प्लांट के पार्ट्स, वो सब सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। क्लियर हो रहा है बात इतना? Yes. यस सर।